अपने फ़ोन पर मैं टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहा था और ऐसी पिक्चर पर मेरी नज़र पड़ी कि ऐसा थोड़ा-सा वक़्त सा रुक गया मेरे लिए और एग्ज़ैजरेट करके नहीं बता रहा, सही में कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी बचपन की मेमोरी भी जुड़ी है इससे। ये है वो पिक्चर जहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स हैं और नीचे इसको कंपेयर किया गया है। अगर मैं सही हूँ क्योंकि मेरे को इतना भी बचपन की बहुत ये आई थिंक लायन किंग था इस सीरीज़ का नाम जहाँ पे इनका पूरा एम्पायर चलता था, अच्छे वालों का अलग, बुरे वालों को अलग। तो यहाँ पे उसी से इसको सिमिलैरिटी ढूँढी जा रही है क्योंकि सेथ रॉलिन्स को उन्होंने फिर अच्छी साइड पर दिखा दिया, रोमन रेंस को बुरी साइड पर दिखा दिया। वैसे इसमें तो मैं इतना लॉजिक नहीं ढूँढूँगा कि रोमन रेंस बैड साइड पर है क्योंकि वैसे भी ऐसा भी रोमन रेंस का काम नहीं था जैसा आई थिंक इस लायन किंग में था। लेकिन बचपन की मेमोरी याद आ गई और ये भी देख रहे हो कैसे एग्ज़ैक्ट जो फ्रेम है, उसका कैमरा एंगल भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि इसी से इंस्पायर होके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मूवमेंट रिक्रिएट किया था। वैसे ऐसा किया कुछ नहीं था उनको, तो दिमाग बढ़िया लगाया भाई बंदे ने जिसने भी बनाया इसे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 631 में। और सबसे पहले रॉक के नए नए कारनामों की बात कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन चेंबर से पहले उनका जो 7 बक्स प्रोडक्शन है उसने डिज्नी के साथ एक डील साइन कर ली है और ये फिर इसमें अभी पैसा कमाने वाले हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ अब बाकी अपने और जो भी काम है रॉक के वो बिल्कुल मस्त तरीके से ही चल रहे हैं। और इसीलिए रॉक एक बहुत बिजी आदमी और एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि क्यों रॉक हमको ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखते नहीं है, क्योंकि उनका बाहर ज़्यादा काम होता है। लेकिन अब क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पैसा डाल दिए हैं तो इस वजह से वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वैसे अभी के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टॉक के ऊपर अगर आप नज़र डालोगे तो भाई काफ़ी तगड़ा करके गिरा है स्टॉक। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसे अपनी अर्निंग कॉल क्वार्टरली जो अर्निंग कॉल करते हैं वो भी शेयर करिए, उसकी डिटेल्स के ऊपर भी आएंगे। लेकिन पहले रायबैक के बारे में बात जरा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा रॉक से रिलेटेड है। तो रॉक से रिलेटेड रायबैक ने ऐसी बात बोली है जो कि फनी है, वियर्ड है और अजीब है या क्या है। रायबैक कहते हैं कि देखो अब उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो रिश्ते नाते हैं ना उसमें इतनी खटास नहीं है, तो वो एक ही शर्त पर वापस आएंगे अगर ड्वेन द रॉक जॉनसन पर्सनली मुझे कॉल करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस बुलाता है। तो अब से कुछ टाइम पहले से ही रायबैक का जो दिमाग है वो खराब होना शुरू हो चुका था। अब लग रहा है कि उसकी गंभीरता थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि तभी बंदा कुछ ऐसी बातें बोलता है। इसका लिंक लेना मत, रायबैक ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। और कुछ टाइम पहले का ये एक ट्वीट है भाई, सीएम पंक को सपोर्ट कर दिया रायबैक ने। अगर आपको पता हो तो रायबैक को इतनी गालियां दी हैं सीएम पंक ने और सीएम मतलब दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारी गालियां दी है। तो एक ट्वीट है ये रॉ नेटफ्लिक्स के टाइम का ही है जब ये स्टार्टिंग डेज भरी सैमी ज़ेन और इनका मैच हुआ था ना। तो यहाँ पे कोई एक बंदे ने लिखा था कि फ्रेजाइल बॉडी है कि कैसे वो बंदा जो है बड़ी मुश्किल से ही लड़ पा रहा है, क्रॉल कर रहा है। तो रायबैक ने उसको डिफेंड किया, 36,000 लाइक्स हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर रायबैक कहते हैं भाई इतने बेवकूफ़ हो तुमको पता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेल करना भी कोई आर्ट होती है। तो वही सीएम पंक करा था। तो लोग एकदम शॉक हो गए, ये रायबैक क्या बोल रहा है, तो हमेशा सीएम पंक के अगेंस्ट ही बोलता है। और इसी वजह से भाई 36,000 लाइक्स हैं इसके ऊपर। तो थोड़ी सी ऐसा लगा कि अच्छी भी टर्म्स पे आने की रायबैक कोशिश कर रहे हैं, बट अब मुझे लगता नहीं उनका प्रोफेशनल रेसलिंग में कोई करियर है। बहुत टाइम से उन्होंने हाइप भी किया था फैंस को, उनकी स्टेम सेल थेरेपी चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा लेजेंड उनका कोई प्लान है। एक सप्लीमेंट ब्रांड है उनका, बस उसको ही प्रमोट करने में उनका शायद पूरा दिन जाता है। मंडे नाइट रॉ का वो वाला सेगमेंट आपको याद है जब अनाउंसर डेस्क के ऊपर ड्रू मैकिंटायर थे और सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर के बारे में कुछ तीखे शब्द बोले थे जहां पे वो कहते हैं तू चोजन वन था, कौन था वो बंदा जिसने तुझे पिक किया था, जिसने तुझे चूज किया था। तो ड्रू मैकिंटायर ने उसमें थोड़ा सा अपना कैरेक्टर ब्रेक किया था क्योंकि उन्होंने स्माइल कर दी थी और वो लेजेंड ड्रू मैकिंटायर के चेहरे को देख के लग रहा था कि ओहो क्या बात बोली है सीएम पंक ने, ऐसा ड्रू मैकिंटायर फील कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने अब जाके खुल के बात करी है। वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया वाला कमबैक था, लेकिन मैंने अपना प्रोफेशनल बिहेवियर, अपना जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है उसको मेंटेन करने के लिए वो बात बोली नहीं जो कि मेरे दिमाग में आ रही थी। और ड्रू मैकिंटायर ने वो बात रिवील करी। वो कहते हैं कि मैं बोलने वाला था कि वही तो ये बंदा है जिसने तुझे फायर किया था तेरे वेडिंग डे के ऊपर। ये पूरी स्टोरी मैं सीएम पंक की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। ये विंस मैकमैन ने जो बड़ी ही उल जलूल हरकतें करी थी सीएम पंक को बिल्कुल ज़्यादा तड़पाने के लिए, बट ड्रू मैकिंटायर कहते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। और एक तो रूल भी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा बात करती नहीं है विंस मैकमैन के बारे में। रूल तो नहीं है वैसे, ऐसे बोलते हैं बस कि हाँ मत ही बात करो तो सही है। तो इसलिए ड्रू मैकिंटायर ने वो चीज़ बोली नहीं क्योंकि उनको लगा कि शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल हो जाती है। अगर ये बोल देते तो जहाँ वो पूरा स्वैग लग रहा था सीएम पंक का कि वाह भाई क्या लाइन बोली है, ड्रू मैकिंटायर की एक ही लाइन कचरा कर देती है। और आजकल कितना ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी प्रोडक्ट में एक चेंज आया ना कि कौन बंदा प्रोमो में कितना सैवेज है, उस हिसाब
हिसाब से लोग उसके रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए फिर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं हील बनने में, क्योंकि अगर फेस हो गए फिर तो तुम्हें लप्पू पप्पू ही दिखाएंगे, जैसा कोडी रोड्स के साथ होता है आजकल। डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया में एजे स्टाइल्स को लेके एक प्लान था जो कि अब फिलहाल के लिए उन्होंने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। तो उनकी इंजरी से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई एक फेयरवेल कुछ एजे स्टाइल्स के लिए प्लान कर रही थी, लेकिन अब जब उनकी इंजरी हुई तो उसके बाद उनका कैरेक्टर भी चेंज हो गया और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो भी रेसलमेनिया में एजे स्टाइल्स के साथ ओरिजिनली उन्होंने सोचा था उन सबको कैंसिल कर दिया। आपको पता है रेसलमेनिया आने से 8-9 महीने पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने प्लान्स में सोचने लग जाती है। जैसे पॉल हेमन बोलते भी हैं कि हम सबसे पहले आखिरी पन्ना लिखते हैं पेज का, कॉपी का, उस रजिस्टर का, और उसके बाद हम उससे पीछे बुकिंग करना शुरू करते हैं। बट अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ नहीं कर रही है। और हाँ, एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे देता हूं, जो उस मल्टी पर्सन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की हम बात कर रहे हैं जहां पे ब्रॉन ब्रेकर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, उसके बारे में अब डर्ट शीट्स की तरफ से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मल्टी पर्सन मैच ही कंसिडर किया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया, और शायद फिर वो एक लैडर मैच की तरफ ही जाएंगे। और कल वीडियो में तो हमने अच्छे से बात करी थी इस बारे में कि कैसे यहाँ पे सुपरस्टार शेमस हो सकते हैं, एजे स्टाइल्स हो सकते हैं, ब्रॉन ब्रेकर हो सकते हैं, फिन बैलर हो सकते हैं, फिर आप इसमें लुडविग काजर को भी डाल सकते हो, अगर पेंटा को भी डालना तो उनको भी डाल सकते हो। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई अब मतलब ये पार्टिसिपेंट को लेके नहीं, ये तो स्पेकुलेशन है, रिपोर्ट ये है कि एक इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मल्टी पर्सन मैच डिस्कस जरूर कर रही है। और देखो भी ना जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर हर एक बंदे के साथ जाके उलझ रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद एक मल्टी पर्सन मैच के अंदर ही वो टाइटल डिफेंड करेंगे। और मैं तो ये भी बोलूंगा, जब ब्रॉन ब्रेकर जीते भी थे तो मैंने कहा था कि एटलीस्ट रेसलमेनिया तक तो उनके पास चैंपियनशिप रहनी चाहिए। किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसा, लेकिन बीच में जे उसो जीत गए थे तो उसे काउंट करो या ना करो वो थोड़ी सी सेम बात ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए जे उसो के पास था। तो अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन ब्रेकर को मतलब ऐसा भी बुक करती है कि अब वो हार जाएंगे टाइटल, तो एक मल्टी पर्सन मैच बेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि फिर उनको पिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहां से वो एक मॉन्स्टर्स वे में फिर मेन इवेंट सीन की तरफ भी जा सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, जो भी बड़ी डील करी है, क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आया या फिर नेगेटिव में आया है, ये सारी जब इनकी अर्निंग कॉल होती है क्वार्टरली तो उसके अंदर साफ साफ पता चल जाता है। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की होती थी, अब टीकेओ की होती है, क्योंकि टीकेओ के अंदर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों आ चुके हैं। तो इसी अर्निंग कॉल के अंदर ये बोला गया कि नेटफ्लिक्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये जो डील हुई है बहुत ज्यादा खुशियों से ये भरी हुई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी खुश हैं, नेटफ्लिक्स वाले भी खुश हैं, नेटफ्लिक्स को जैसा चाहिए था वैसा उनको मिला, और डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसा चाहती थी कि हमको प्रमोट किया जाए नेटफ्लिक्स के ऊपर, वैसे ही वो चीज कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि अभी उनकी एपेटाइट और ज्यादा है, वो और अलग अलग तरीके का कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, और उसको अलग अलग चैनल्स के ऊपर फिर डाला जा सके। और इसी अर्निंग कॉल के अंदर आपके दिमाग में अगर ये सवाल रहता है ना कि टीकेओ के अंदर यूएफसी ज्यादा बड़ी है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादा बड़ी है, तो जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया है 2024 के लिए वो $2.8 बिलियन है। और अगर आप इसमें शेयर बोलोगे कि कौन कितना लेके आया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मतलब ज्यादा पीछे नहीं, यूएफसी थोड़ा सा आगे है। यूएफसी का जो नंबर है वो है 1.398 बिलियन, नहीं सॉरी, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का नंबर है 1.398 और जो यूएफसी का है वो 1.406 बिलियन। तो ऑलमोस्ट बराबर का ही मामला है। मतलब टीकेओ ने भी उठाया इस तरीके से कि हाँ दोनों बिल्कुल सामने और बराबर ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। किसी किसी केसेस में मुझे यूएफसी की दिख जाती है, लेकिन फिर वो तब होता है जब उनका कोई शो आता है। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तब दिखते हैं जब उनका कोई बड़ा इवेंट हो जाता है। एक तो ये सऊदी वाले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर इसमें एक बहुत ज्यादा ना पैसे लाने वाली बात हो जाती है। और इस सऊदी अरेबिया से रिलेटेड ही अगली चीज है जो कि हमको इसी अर्निंग कॉल में पता चली है कि इस साल तो एक ही सऊदी अरेबिया का इवेंट हुआ था। 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई 3 सऊदी अरेबिया के पीएलईस करने वाली है। रॉयल रंबल को मिला के 2 और शोज होने वाले हैं, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट 50 मिलियन मिलते हैं एक पूरे शो के, फिर 2 शो करते हैं तो 100 मिलियन पे वो चले जाते हैं। तो क्योंकि वो हुआ नहीं था तो शायद उसको बराबर करने के लिए 2026 के अंदर 3 शोज होंगे। अब आई थिंक इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि पहले जब सऊदी अरेबिया में शो होते तो बिल्कुल वैसी थीम करके वो बना देते थे, लेकिन अब क्योंकि वो एलिमिनेशन चेंबर जैसे उन्होंने कर दिया था तो अब ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो है नहीं ना। इतना फोर्स लगता है जैसे पहले होता था कि बिल्कुल वहां के प्रिंस को, वहां की ही जो रॉयल फैमिली उनको खुश करने के लिए सब कुछ हो रहा है। अब वैसा थोड़ा कम फील है अभी भी, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। तो वो 3 शोज बहुत सारे लोगों को परेशान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आता कि ये सऊदी अरेबिया डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों जाती है। बट अगेन सब कुछ पैसे के लिए, तो ये तो वहां जाएंगे ही। बहुत टाइम से बात नहीं हुई रैंडी ओर्टन के बारे में, सिर्फ इसी वजह से मैं इस चीज को मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। और क्या लेटेस्ट अपडेट है रैंडी ओर्टन की रेसलमेनिया के लिए, तो लास्ट टाइम जो सीन सुनने में आया था वो था कि इनका केविन ओवेंस के साथ मैच
मैच है। बट अभी जो फाइटफुल है वो ये रिपोर्ट करते हैं कि अभी बैक स्टेज कुछ ऐसा टॉक्स में रैंडी ऑर्टन के बारे में ज़्यादा बातें चल नहीं रही हैं, और ये टॉक्स में बात चल रही है, इंटरनली क्या डिस्कस किया जा रहा है, ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहले तो वो बातें होना शुरू होनी चाहिए WWE के अंदर के लोगों में, जब वो होती है तो फिर उसके बाद फिर वो उसको WWE की प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करते हैं। भाई वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा तो नहीं है कि रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में आ ही नहीं रहे, क्योंकि पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। मैं तो वैसे मेरे बोलने से तो क्या ही हो जाएगा, कौन सा जो मैं बात निकाल रहा हूँ वो सही हो जाती है, बट ये रैंडी ऑर्टन को मतलब क्या है भाई, वो रैंडी ऑर्टन है यार, ये भूल गए हैं क्या वो कौन बंदा है। मैं तो परेशान ही हूँ यार इस चीज़ से, कभी खुल के कोई कुछ बताए इसके बारे में आगे जाके कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था उस मूवमेंट में। अब तो जितना पता है कि मेडिकली भी पूरी तरीके से वो फिट है, तो ऐसा भी क्या पायल ड्राइवर मार दिया भाई कि सैमी ज़ेन रिकवर हो जा रहा है, हर कोई बंदा आ जा रहा है। कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि भाई रैंडी ऑर्टन की बैक में ऑलरेडी दर्द है ना, तो इसलिए वो पायल ड्राइवर को ज़्यादा टाइम के लिए। अबे भाई क्या मतलब, इतना भी मतलब अगेन मैं तो बोलूंगा कि एवोल्यूशन में पता नहीं रैंडी ऑर्टन ने क्या ऐसा कर दिया था ट्रिपल एच के साथ कि ट्रिपल एच का बदला अब जाके वसूल हो रहा है रैंडी ऑर्टन से। अब क्योंकि हमको विंस मैकमैन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली हैं जो कि आज से 5-6 साल पहले नहीं पता थी, वो सिर्फ लोग अंदर से ही बोलते थे और उसके ऊपर कुछ ज्यादा बिलीव नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट में बातें आ चुकी हैं तो बहुत सारी चीजें फिर प्रूव भी हो जाती हैं स्क्रीनशॉट्स के थ्रू। तो फिर निक नेमेथ यानी कि डॉल्फ जिगलर, आपको पता होगा लाना रूसेव और जिगलर इनकी एक स्टोरी लाइन थी, तो बड़ी एक वियर्ड सी चीज निक नेमेथ ने बताई है, डॉल्फ जिगलर ने बताई, और वो ये कहते हैं कि जब हमको ऑन स्क्रीन जाके अपना वो इंटीमेट सीन करना था, किस करना था हमको, तो विंस मैकमैन ने पर्सनली बोला था कि तुम इस चीज को एक बार मेरे सामने करो, मैं देखता हूं कि तुम कितना पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हो, अगर मुझे लगेगा कि सही है तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से फिर टीवी पे एग्जीक्यूट करेंगे। ये बहुत ही वियर्ड, बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज है विंस मैकमैन की। अब तो और ज्यादा लगेगी, क्योंकि तब तो फिर भी आप एक पर्दा डाल सकते थे शायद कि यार अरे नहीं नहीं भाई वो प्रोफेशनल्स हैं, ऐसा उनको लाइव भी तो करना होता, तो इसलिए बैक स्टेज पहले रिहर्स कर लेंगे। लेकिन ऐसी चीज स्पेशल विंस मैकमैन को चाहिए कि भाई आके मेरे पला अजीब है यार। मैं तो कह रहा हूँ कि अब इतना ज़्यादा ऑकवर्ड भी हो जाता है। काफ़ी अच्छे तरीके से वैसे डॉल्फ जिगलर ने इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि उनका एक्सप्लेन करने का तरीका भी सही सही लगा, वरना उसको बहुत वियर्ड भी बना सकते थे। तो ये अजीब और गरीब चीज़ है भाई विंस मैकमैन की यार, मतलब कांड करने वाला इंसान, ये एक दूसरा नाम होना चाहिए विंस का। जब से रॉक ने कोडी रोड्स को उनकी आत्मा बेचने की, देने की बात करी है, मेरे को तो हंसी आ रही है ज़्यादा ये सोच सोच के कि यार WWE की स्टोरी में ये क्या बातें हो रही है इल्यूमिनाटी जैसी। अब WWE ने इसकी मर्चेंडाइज भी बना दी, यहाँ पे आप देख सकते हो आई वॉन्ट योर सोल भी लिखा हुआ है, लिटरली उसी चीज़ को चिपका दिया, और उसके बाद द रॉक और उनके साथ साथ फाइनल बॉस भी लिखा हुआ है। अब क्या आत्मा देंगे कोडी रोड्स या नहीं, वो जानने के लिए बस हम कुछ ही दिन दूर हैं, और प्रेडिक्शन वीडियो भी आ जाएगी अब बहुत जल्दी। आपको क्या लगा एलिमिनेशन चेंबर कहाँ से हो रही है, कनाडा से? नहीं भाई, ये कनाडा से नहीं हो रही है, कैलिफोर्निया से हो रही है, ऐसा आर-ट्रुथ का मानना है। ये मीट एंड ग्रीट WWE ने उनका अनाउंस किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो पूरा ग्राफिक उन्होंने पोस्ट किया, और लिखते हैं टोरंटो में आऊँगा, और साथ में पीछे से उन्होंने कैलिफोर्निया लगा दिया। भाई आर-ट्रुथ तो पता नहीं अलग ही कौन से नशे में रहता है, और पता नहीं क्यों आर-ट्रुथ इतना ऑर्गेनिक कैसे बंदा है। अब तो कोई बंदा इतना ड्रैग कर रहा होता ना अपने इस गिमिक को, तो लगता है भाई बस कर, बंद कर दे यार, नहीं सूट कर रहा तेरे ऊपर। लेकिन क्योंकि आर-ट्रुथ लेजिट ही मुझे लगता है भाई ये बंदा रियल लाइफ में भी ऐसा है, क्योंकि जितना ज़्यादा WWE ने उनको उसी तरीके से टीवी पे दिखाया है। एक टाइम था वैसे जब हील कैरेक्टर में भी थे आर-ट्रुथ, वो जॉन सीना वाला टाइम आपको याद आता, लेकिन अब तो मैं उसको सोच रहा हूँ कि वो दूसरा ही जन्म था क्या आर-ट्रुथ का, क्योंकि वो तो इंसान ही पूरा अलग फील होता है फिर। तो क्या सही में हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं, जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि रॉक का जो ऑफर है कोडी रोड्स उसको रिफ्यूज कर देंगे, सीएम पंक चेंबर जीत जाएंगे, फिर रॉक आड़े आ जाएगा, वो सीएम पंक को मेन इवेंट नहीं करने देगा। तो भाई WWE ने एक वीडियो पोस्ट करी अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे रॉक वर्सेस सीएम पंक का WWE चैंपियनशिप के लिए जो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मैच हुआ था, इस मैच की तो पूरी ही अलग कहानी है। वो अगेन उस सीएम पंक की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगी कैसे ये सारा जो खिचड़ी है ये पूरी पकी थी रॉक और सीएम पंक वाली। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम में इसको पोस्ट किया गया, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पे एक और जो चीज पता चली है वो ये है कि सीएम पंक को WWE ने मल्टीपल स्मैकडाउन के शोज के लिए बुक कर दिया है रेसलमेनिया से पहले। अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो हाँ भाई सीएम पंक का बड़ा स्टार है, दोनों ब्रांड के ऊपर फीचर हो रहा है, लेकिन जितना हमको पता है सीएम पंक तो भाई मंडे नाइट रॉ के लिए ही एक्सक्लूसिव है। अब वैसे उन्होंने अपना बना दिया, वो जब भी मूड उठा के किसी को भी ले आते हैं, लेकिन उन्होंने मूड उठा के भी तब लाते हैं जब उसकी कोई स्टोरी चल रही है, और कोडी रोड्स है स्मैकडाउन का बंदा, तो क्या लेजिट सीएम पंक ही जीतने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर, और वो जीत के फिर कोडी रोड्स को ही फेस करेंगे। और फिर ये जो टीजेस चल रहे हैं, ये जो स्पेकुलेशन चल रही है, वो एक्चुअल में स्टोरी लाइन के अंदर होगी, जहां पे रॉक बीच में घुस जाएंगे, और फिर रॉक को हटाने के लिए फिर जैसे मैंने आपको बताया था रोमन रेंस का भी रोल होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर बात आ जाएगी फेवर की। अब तो WWE की तरफ से भी ऐसा लग रहा है थोड़े से हिंट्स मिल रहे हैं, बट अगेन ये सारी बातें अभी बोलने के लिए ही अच्छी हैं। मैं बोलूंगा कि एक बार एलिमिनेशन चेंबर पहले पूरी देख लेते हैं,
उसके बाद फिर सोचेंगे आगे क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के टाइम में तो पहले तो कम होता था कि एक्सपेक्टेशन रख दी, फिर दिल टूट गया, फिर लगा रहा है चलो कोई बात नहीं, फिर कभी कुछ हो जाता था। अभी तो ज़्यादातर कह रहे हैं कि ऐसा देख के लग रहा है कि दिल ही टूट रहे हैं। तो ठीक है, देख के तो सीन ऐसा लग रहा है, बट फिर भी होप ज़्यादा रखनी नहीं है एलिमिनेशन चेंबर से। ये आपके लिए एक वार्निंग दे दूंगा मैं, ताकि आपका दिल जो है एलिमिनेशन चेंबर के बाद भी वैसा ही रहे जैसे कि वो एलिमिनेशन चेंबर से पहले था। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर देना, बाकी चैनल्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो अलग अलग तरीके के कंटेंट के लिए, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को ऑब्वियसली, ताकि आपको ऐसी बात इस चैनल के ऊपर मिलते रहें। और तब तक के लेते रहो जिंदगी के मजे।